never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't. अभी हाल ही में झारखंड, महाराष्ट्र व उत्तर प्रदेश में उपचुनाव बीता है, लेकिन उस उपचुनाव के दौरान हमने देखा कि जो विपक्ष की पार्टियां हैं बहुत कम सीटें निकाल पाई हैं। और खास करके अगर बहुजन समाज पार्टी की बात करें, बसपा के सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती, जब से उनका स्तर डाउन हुआ है, जब से उनके प्रत्याशियों को वोट सबसे कम मिले हैं, सबसे वो सोचे पड़ चुकी है कि आखिर जो 4-4 बार की जो मुख्यमंत्री हो उत्तर प्रदेश की, उनकी ऐसी स्थिति हो जाए कि जहां कहीं 1000 वोट तो कहीं 2000 वोट तो कहीं 3000 वोट मिले। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? आज हम उसी मुद्दों पे बात करेंगे और ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर इसके पीछे की कहानी क्या है, क्यों विपक्ष की पार्टियां कम वोट पाती हैं, क्यों विपक्ष की पार्टियां कम सीटें पाती हैं, खासकर बहुजन समाज पार्टी वोट क्यों कम पाती है। इसी मुद्दे पे बात करेंगे। मेरे पास साथियों, आपको पता है कि जब लोकसभा चुनाव बीता, लोकसभा चुनाव बीतने के बाद जिस तरह से लहर थी उससे पहले कि अखिलेश यादव और राहुल गांधी का जो सरकार है बन के रहेगी, किसी भी हाल में राहुल गांधी सरकार बना लेंगे, अखिलेश यादव सरकार बना लेंगे। खैर, किसी भी हालत में करते करते विपक्ष के नेता राहुल गांधी तो बन गए, लेकिन सरकार बनी मोदी जी की। भारत के प्रधानमंत्री बनने की आशा ही नहीं थी, उस जगह भी विपक्ष की पार्टी कम सीट लाई और जहां लहर थी जिस तरह से, वहां की सीट बहुत कम जीत पाई। और इसके बाद जिस तरह से लोग आरोप लगाने लगे कि ईवीएम की गलती है, ईवीएम की वजह से है, तो कहीं कुछ लोग बता रहे हैं, कहीं कुछ बता रहे हैं। लेकिन अगर ईवीएम का सच में विरोध करना होता, अगर ईवीएम को सच में बंद करना होता, तो सारी पार्टियां उसका विरोध जम के नहीं करती। चुनाव आता है और चुनाव के दौरान अपना प्रचार प्रसार में लग जाती है और ईवीएम बंद नहीं होता है। लोग कहते हैं कि ईवीएम बैन हो जाए, इसके बाद बहुजन समाज पार्टी की सरकार बन जाएगी, ईवीएम बैन होने के बाद समाजवादी पार्टी की सरकार बन जाएगी। लेकिन ईवीएम के बंद होने न बंद होने से कुछ नहीं होता। लेकिन अब अगर सुप्रीम कोर्ट की बात करें, सुप्रीम कोर्ट के एक वकील से देसी टीवी भारत वाले ने पूछा कि सर ये बताइए कि आखिर विपक्ष की पार्टियां सत्ता में क्यों नहीं आती, विपक्ष की पार्टियों को सीट क्यों नहीं मिलती, विपक्ष की पार्टियों को वोट क्यों नहीं मिलते। तो उन्होंने, जो सुप्रीम कोर्ट के वकील साहब, उनका सीधा कहना था कि यह सिर्फ और सिर्फ मशीन की गड़बड़ी की वजह से ही विपक्ष की पार्टियां हार जाती है। विपक्ष हार रहा है मशीन की गड़बड़ से। यानी यहां साफ साफ स्पष्ट होता है कि विपक्ष की पार्टियां इसलिए हारती हैं कि मशीन में गड़बड़ी होती है। बहन कुमारी मायावती ने भी कह दिया कि आज के बाद हम उपचुनाव नहीं लड़ेंगे। क्यों नहीं लड़ेंगे? क्योंकि मशीन की गड़बड़ी होने की वजह से फर्जी वोट डाले जा रहे हैं। इसलिए बहन जी ने सीधा नकार दिया कि हम किसी भी हाल में अब उपचुनाव नहीं लड़ेंगे जब तक मशीन सही नहीं हो जाते, या ईवीएम जब तक बंद नहीं हो जाते, या ईवीएम बैन नहीं हो जाते। लेकिन इसके बाद फिर हुआ क्या? धीरे धीरे कई ऐसे मामले आते हैं सामने, लोगों के कुछ सुर थे, कुछ लोगों के कुछ सुर थे। लेकिन इस उपचुनाव में उत्तर प्रदेश के 2 सीटों पर समाजवादी पार्टी, एक सीट पर रालोद और बाकी की 6 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी कामयाब होती है। जिस भारतीय जनता पार्टी के सभी लोग धीरे धीरे विरोधी बताए जा रहे हैं, जिस भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल से, जिस सरकार से लोग नाखुश दिख रहे हो, उस सरकार में आखिर, सत्ता में आखिर क्यों आ जाते हैं, सबसे ज्यादा विधायक क्यों बन जा रहे हैं, सबसे ज्यादा सांसद क्यों बन जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट के वकील ने बता ही दिया था। उसी बीच नितिन गडकरी का बयान आता है और नितिन गडकरी कहते हैं कि मेरा 3 लाख से ज्यादा वोट काट लिए गए, यानी काट दिए गए। मेरे समय चुनाव में 3.5 लाख नाम, जो अब मुझे ध्यान में आया, जो मेरे वोटर है वो काटे गए थे, यानी पेपर से ही निकाल दिए गए। एक बात समझ नहीं आती है, जिसका जो सांसद, जो बीजेपी का नेता इसलिए इस तरह से कह रहा हो कि मेरा खुद का 3 लाख से ज्यादा वोट काट दिया गया हो, वो सांसद कैसे बन जाता? अगर हम मान लें कि 3 लाख से ज्यादा वोट काट दिए जाएं, तो सांसद कैसे बन जाए? उस जगह बीजेपी के प्रत्याशी कैसे जीत जाती हैं? यह भी अपने आप में एक सवाल है। लेकिन इसी बीच जो खबर आई है केजरीवाल साहब की, दिल्ली के केजरीवाल साहब जो इस समय मुख्यमंत्री नहीं है, जब एक सराफा की गोली मार के हत्या कर जाती है, वहां जाते हैं
तो बीजेपी वाले उन्हें रोक देते हैं। सीधा अरविंद केजरीवाल का आरोप है कि हमसे पहले बीजेपी वाले यहां पहुंच चुके थे, वो नहीं चाहते थे कि अरविंद केजरीवाल यहां आए, और इतना तक कि उनके परिवार से भी मिलने मुझे नहीं दिया गया। इसके बाद अरविंद केजरीवाल पीड़ित पक्ष से रास्ते में मिले। आखिर ऐसा क्यों? यहाँ के एक व्यापारी हैं रोशन लाल जी, कुछ दिन पहले उनके यहाँ सुबह उन्होंने 8 बजे शटर खोला और बता रहे हैं कि 9:15 बजे 2 लोगों ने आके उनकी दुकान के ऊपर गोलियां चलाई। उनसे मिलने के लिए आया था, तो मैं ये देख रहा हूँ यहाँ पे बीजेपी ने अपने हजारों कार्यकर्ता इकट्ठे कर दिए हैं। मेरी गाड़ी को रोक लिया गया, उनकी दुकान तक नहीं जाने दिया गया, और मेरे को रास्ते में ही रोक के यहाँ पे उनके सुपुत्र को यहाँ आना पड़ा। रोशन लाल जी से मुझे मिलने तक नहीं दिया गया, उनके सुपुत्र को दुकान से निकल के मुझे यहाँ रास्ते में मिलने के लिए आना पड़ा। नहीं है। बहुजन समाज पार्टी का सत्ता में नहीं आने का कारण यह भी है कि वो बहुत सारे लोगों को छोड़कर अकेले दम पे चुनाव लड़ने की कोशिश करती है। बहुजन समाज पार्टी की जब 4-4 बार सरकार रही, उस समय ओम प्रकाश राजभर जी भी बहन जी के साथ में हुआ करते थे, स्वामी प्रसाद मौर्य भी हुआ करते थे, सभी छोटे छोटे दल भी हुआ करते थे। इतना तक जो आजकल चंद्रशेखर आजाद खुद के दलितों को वोट को लेकर, मुसलमानों को वोट को लेकर अलग हो रहे हैं, उस समय भी सब लोग साथ हुआ करते थे। इस समय बहन जी की सरकार बनती थी। आज स्थिति ऐसी है कि ना ही ओम प्रकाश राजभर साथ में है, ना ही स्वामी प्रसाद मौर्य साथ में, ना ही डॉक्टर पल्लवी पटेल साथ में है, ना ही वो दलित नेता, वो दलित कार्यकर्ता, वो दलित वोटर जो आज के डेट में चंद्रशेखर आजाद के समर्थन में है। तो इसके पीछे यह भी कहानी है। अगर बहुजन समाज पार्टी अपना अस्तित्व बचाना चाहती है तो गठबंधन पर ध्यान दे, अन्यथा फिर से वही होगा जो आजकल जनता ये कह रही है कि आने वाले समय में बहुजन समाज पार्टी साफ हो जाएगी। बाकी आपकी राय कमेंट करके बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।